हाँ प्रभु, तो अगला सवाल है अपना सवाल नंबर 17। अगर सवाल नंबर 17 अगर आपने पढ़ा है किताब में, तो वही कह रहा है कि स्कूल है और स्कूल में 12 कक्षाएं। कितनी कक्षा है? 12। स्कूल में कुल मिला के 12 कक्षाएं और हर कक्षा में 3 अनुभाग बने हुए हैं, सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कक्षा 12 है, जिसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। कक्षा 1 है, टोटल कक्षाएं कितनी है? 12। 1 2 3 4। जो कक्षा 1 है उसमें भी 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है। मान लो ए बी सी। कक्षा 2 इसमें भी 3 अनुभाग है। कक्षा 3 में भी क्या है? 3। कक्षा 4 में भी 3 अनुभाग, और हर अनुभाग को पेड़ लगाने हैं और उतने ही पेड़ लगाने हैं जितना वो क्लास में है। तो कक्षा 1 का जो तीनों अनुभाग है, ये अनुभाग 1 पहली क्लास में, अरे फर्स्ट क्लास में है, तो भाई 1 पेड़ लगाएगा, ये भी 1 पेड़ लगाएगा, ये भी 1 पेड़ लगाए। तो इसका हर अनुभाग ए बी सी जो भी इसका सेक्शन है, ये कितने पेड़ लगाएंगे? 2, ये भी 2 और ये भी 2। कक्षा 3 के जो तीनों अनुभाग है, वो ए बी सी जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे? 3 3 और 3। कक्षा 4 वाले भी पहला, दूसरा और तीसरा अनुभाग, हर अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 4। हर क्लास में 3 अनुभाग है और हर अनुभाग उतने ही पेड़ लगाएगा जिस कक्षा में वो है। समझ में आई? और स्कूल है 12वीं तक, 12 तक। अरे समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? तो स्कूल द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे ये हमें पता करना है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो प्रभु, क्या करेंगे हम लोग, सीधा लिखना शुरू करता हूं। प्रश्नानुसार कक्षा प्रथम के सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़, कुल पेड़ कितने हो जाएंगे प्रभु? कक्षा 1 में कितने अनुभाग है? 3। और तीनों अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे? 1-1। तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आया? इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे प्रभु? 3 × 2 6। अरे अनुभाग तो 3 है, तीनों अनुभाग अब 2-2 पेड़ लगाएंगे। अरे समझ में आया? कक्षा 3 द्वारा कितने पेड़ लगेंगे प्रभु? तो 3 अनुभाग है और हर अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 3। तो कितने पेड़ हो जाएंगे? 9। तो क्या इन कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों में एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिख रही है? 3-3 का अंतर आ रहा है। अरे समझ में आई? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो प्रभु इसी प्रकार जो 12th क्लास होगी वो कितने लगाएगा प्रभु? तो कक्षा 12 द्वारा 12 लिख देता हूं सीधा। कक्षा 12 द्वारा कितने पेड़ लगेंगे प्रभु? कितने अनुभाग है? 3। तीनों ही अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे? 12-12। तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे? 36। तो आपको यहाँ पर सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों से एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिख रही है। अरे बनती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे लिखूंगा विद्यालय के सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों की एपी यानी समांतर श्रेणी। तो क्या बन रही है प्रभु? 3 6 9 और आखिरी कक्षा कितने लगा रही है? 36। 12th क्लास कितनी लगा रही है? 36। अब बताओ एपी में कुल कितने पद होंगे? 1 2 3 ऐसे करके कितने? 12। अरे पहली कक्षा दूसरी तो कितने पद हो जाएंगे? 12। समझ में आ रहा है? पहला पद क्या हो जाएगा? 3। अंतर कितने का हो जाएगा? 3 का अंतर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें कुल मिला के 12 पदों तक का क्या याद करना है? योग। सब जोड़ने ही तो है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ A बराबर कितना? 3। D बराबर अंतर कितना आ रहा है? 3। और पदों की संख्या, और जो अंतिम पद है, रुको 2 मिनट। अंतिम पद है जिसे हम क्या कहते हैं? L या AN का मतलब तो हमें पता है ना, 12 पद है तो A 12th। नहीं समझ में आया? ये कितना आया? 36। समझ में आया? पदों की संख्या कितनी है प्रभु? 12।
तो अब 12 पदों तक का क्या याद करना है? योग। कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़। तो एक इसी प्रकार सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर जोड़ना है मतलब ऐसे नहीं तो याद करना है। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो देखो क्या याद करना है? एस 12 नहीं समझ में आया तो सबसे पहले सूत्र लिख देता हूँ। चूंकि एस एन बराबर क्या होगा? n/2 कोष्टक a प्लस ए एन। समझ में आया? कितने पद? 12 पद। 12/2। पहला पद क्या आ रहा है? 3। अंतिम पद क्या आ रहा है? 36। तो कितनी बार कटा? 6 बार। 6 इंटू कितना हो जाएगा? 39। अरे यही होगा। ये कितना हो जाएगा? 54 का 4, 18 और 5 13, 23 सॉरी 12 पदों का योग कितना आ जाएगा? 234। तो यहाँ लिख देनी एक लाइन, ये आंसर आ गया है तो यहाँ लिख देनी एक लाइन। अतः विद्यालय के सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। लिख दोगे लास्ट में एक लाइन? अरे लिख दोगे? लिख देना, अतः विद्यालय की सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। लिख दोगे? तो चलो लिख लो इसको। हाँ प्रभु, ये सवाल लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अगला सवाल पढ़ा भी होगा ये उम्मीद करता हूँ। चलो देखो अगला सवाल, दो बिंदु बने हुए हैं। सवाल नंबर कौन सा है? 18। दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। अब क्या करना है? ये जो बिंदु ए और ये बिंदु बी, एक अर्धवृत्त खींचना है बिंदु ए से बी की तरफ, बिंदु ए से बी की तरफ। और इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अरे समझ में आई कि नहीं? अब ए से बी की तरफ एक अर्धवृत्त खींचना है और इसकी त्रिज्या होगी प्रभु 1 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी त्रिज्या? 1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब बिंदु बी से, ये बी की तरफ से, समझ, बी से तो नहीं कहूँगा, बी की तरफ से एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। इस लाइन से वृत्त चेंज हो रहा है, ठीक है। आधा वृत्त बना दिया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, फिर आधा वृत्त बनाना है आपको 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इसकी त्रिज्या ज्यादा है, देखो इसकी त्रिज्या आधी, इसकी त्रिज्या 1 और इसकी त्रिज्या 1.5। अरे समझ, 1.5 सेंटीमीटर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से आपको अर्धवृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 2 सेंटीमीटर। कितनी हो? 2 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते कुल मिला के कितने वृत्त खींचने हैं आपको? 13। कितने वृत्त खींचने हैं? 13। और 13 ही जो अर्धवृत्त बन रहे हैं। एक अर्धवृत्त बना, दूसरा अर्धवृत्त बना, तीसरा अर्धवृत्त बना, चौथा अर्धवृत्त बना, ऐसे कितने अर्धवृत्त बनाने हैं? 13। और 13 ही अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। लंबाई यानी ये जो परिधि बन रही है ना, ये परिधि, ये ज्ञात करनी है। अरे समझ में आया? सवाल समझ में आया? ये अर्धवृत्त की परिधि देखनी है, ये अर्धवृत्त की परिधि, ये अर्धवृत्त की परिधि, ये अर्धवृत्त की परिधि, ऐसे 13 ही अर्धवृत्त की परिधियों को क्या करना है? जोड़ना है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं समझ में आया? सवाल तो समझ में आया ना? सवाल समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सीधा लिख देता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न ने जो कहा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी? तो प्रथम अर्धवृत्त की जो लंबाई हो जाएगी, देखो जो अर्धवृत्त की लंबाई यानी कि ये परिधि पूछ रहा है वो भी आधी, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। आधे वृत्त की परिधि का होता है πr। क्या होता है? πr। अब देखो पाई इंटू आर, ये तो अपना सूत्र होता है। आर मतलब त्रिज्या, तो भाई ये लिख दूं त्रिज्या की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधा ऐसे लिख देता हूँ। चलो सूत्र लिख देता हूँ, पाई आर। क्या लिख देता हूँ? पाई आर। इसकी त्रिज्या को R1 मान लो। क्या मान लो? R1। इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे? R2। या फिर एक काम करता हूँ, सीधा लिख रहा हूँ मैं तो सूत्र यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ध्यान से सुनो, पाई का पाई और आर, इसकी त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? 0.5। क्या है? 0.5। ये क्यों लिखा अर्धवृत्त की लंबाई? चूंकि अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है? पाई आर। यहाँ लिख देना, यहाँ लिख दोगे क्या? अरे लिख दोगे? यहाँ लिख देना, चूंकि लिख देता हूं मैं, चूंकि अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है प्रभु? पाई आर। क्या होती है? पाई आर। इस वजह से मैंने सीधा पाई इंटू आर लिख दिया। इसकी त्रिज्या क्या है? अरे समझ, पहला जो अर्धवृत्त है, प्रथम जो अर्धवृत्त है, उसकी त्रिज्या क्या है? 0.5। 0.5 मतलब आधा। 0.5 मतलब आधा। क्या आधे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या
1/2। अरे लिख सकता हूँ क्या? अब देखो पाई इंटू 1 क्या हुआ? पाई, और बटा में 2 ऐसा का ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई आ गई? अरे आ गई क्या कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो दूसरे, इसी प्रकार द्वितीय अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की लंबाई, द्वितीय अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी प्रभु? तो ये भी हो जाएगी पाई आर। अरे पाई आर सूत्र होता है तो पाई आर। अब आर, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1। अरे समझ, तो पाई इंटू 1 कितना आया प्रभु? पाई। अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। इसी प्रकार तीसरे, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई क्या आ जाएगी प्रभु? तो ये भी पाई आर। आर की जगह इसकी त्रिज्या कितनी है? 1.5। इसकी त्रिज्या कितनी है? 1.5। 1.5 मतलब कि 1.5 को क्या लिख सकता हूँ प्रभु मैं? 3/2। अरे 3/2 यानी 3 का आधा। अरे समझ में आया? बटाव में 2 होगा तो आधा ही करेगा। अरे 10/2 आधा करेगा मतलब कितना आएगा? 5। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई 3/2 मतलब 1.5 ही तो होता है। अब पाई इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 पाई। अरे समझ में आया? और बटाव में 2 ऐसा का ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर ये आधा पाई, बटाव में 2 मतलब आधा। समझ में आई कि नहीं? तो ये आधा पाई, ये पूरा पाई, ये 1.5 पाई। समझ में आ रहा है? देखो 1.5 है ये, तो ये 1.5 पाई। तो आपको ये आधा पाई, ये पूरा पाई, तो बता आधे पाई का अंतर आ रहा है? गणितीय भाषा अगर आप ये घटाना जोड़ोगे तो फिर वही आएगा, पर कुल मिला के एक सरल भाषा में कहूं तो बटाव में 2 है मतलब ये आधा पाई है, आधा पाई है, ये पूरा पाई है और ये 1.5 पाई है। तो आधे पाई से पूरा पाई, पूरा पाई से 1.5 पाई, मतलब आधे पाई का अंतर आ रहा है कि नहीं? आधा पाई, पूरा पाई, हर अर्धवृत्त की लंबाई में आधा पाई का अंतर आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है ना, साफ साफ हमें दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, सारवंतर निकाल लेता हूँ, वही आएगा। अरे समझ में आया? तो इन सब अर्धवृत्त की लंबाई में जो अंतर दिख रहा है वो कितने का है तो देखते हैं। अतः या फिर लिख देता हूं, इन अर्धवृत्तों की लंबाइयों में अंतर, ठीक है। कितने का दिखेगा? तो भाई दूसरे में से पहला घटाओ, दूसरे अर्धवृत्त में से क्या घटाओ? पहला अर्धवृत्त। तो पाई में से क्या घटाओ? आधा पाई। अरे पाई में से क्या घटाओ? आधा पाई। तो क्या बचेगा? आधा पाई। अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला अंतर आया था, इसे D1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? D1। अरे इन दोनों का अंतर, पहले और दूसरे का अंतर D1। अब D2 निकाल लेता हूं, तीसरे और दूसरे का अंतर। D2 क्या हो जाएगा प्रभु? तो D2 हो जाएगा तीसरे अर्धवृत्त और दूसरे अर्धवृत्त का अंतर। तो ये 1.5 पाई में से क्या घटाऊंगा? पाई। तो 1.5 पाई में से 1 पाई गया तो क्या बचा? आधा पाई। तो क्या अंतर सेम आ रहा है क्या? इसका मतलब समांतर श्रेणी बनती हुई दिख रही है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है? अब एक काम करता हूं, 13वें अर्धवृत्त का निकाल लेता हूं सीधा। अब मतलब ये देखो ये पहली लंबाई है तो इसे मैं कह देता हूँ L1। क्या कह देता हूँ? L1। अरे समझ में आया? और L1 का मान ही, L1 का जो मान है वो अगर ये समांतर श्रेणी बनाऊंगा तो L1 ही क्या हो जाएगा? A1। नहीं समझ में आया? ये क्या हो जाएगा प्रभु? L2। क्या हो जाएगा? L2। ये क्या हो जाएगा? L2। L2 ही क्या हो जाएगा प्रभु? अपना A2। जब हम समांतर श्रेणी बनाएंगे तो ये पहला पद, ये दूसरा पद। समझ में आया? और ये तीसरा पद। तो प्रभु ये जो L3 है यही अपना क्या हो जाएगा? L3 ही क्या हो जाएगा प्रभु? A3। अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो हमने A2 में से A1 घटाया तो पहला अंतर आया, हमने A3 में से A2 घटाया तो दूसरा अंतर आया। साफ साफ दिख रहा है। और दोनों ही अंतर बराबर है, पहला अंतर और दूसरा अंतर क्या है? बराबर। मतलब समांतर श्रेणी बनती हुई दिख रही है। समझ में आया? अगर हमें 13वें अर्धवृत्त की लंबाई निकालनी है तो निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास इस श्रेणी में एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिख रही है। पहला अर्धवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त, इनकी लंबाइयों में सेम अंतर आता जा रहा है। लंबाइयों में सेम अंतर तो 13वां अर्धवृत्त होगा, उसकी क्या लंबाई होगी तो निकाल लेंगे हम। देखो इसका मतलब अगर हमें 13वीं लंबाई निकालनी है, मतलब A13 निकालना है। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है?
तो चूंकि ए एन बराबर क्या होता है प्रभु, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे ठीक है, अब अगर हमें 13 पद निकालना है यानी एल 13 निकालना है, एल 13 निकालना मतलब ए 13 निकालना है। अरे समझ में आई। पहला पद क्या है अपने पास, उस समांतर श्रेणी में पहला पद क्या मिल जाएगा, पाई बटा 2 प्लस एन का मान 13। अरे 13वां अर्धवृत्त, अरे कुल मिला के 13 अर्धवृत्त बनेंगे, तो भाई हमें आखिरी वाला निकाल लेते हैं। पहले वाले की लंबाई है, आखिरी वाले की लंबाई मिल जाएगी, तो लंबाइयां जोड़ने में आसानी हो जाएगी। एस एन वाला सूत्र लग जाएगा। अरे एस एन वाला सूत्र एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, तो मैं ए एन निकालने वाला हूं। क्या निकालना वाला हूं, ए एन, अंतिम वाला पद। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो 13 में से 1 गया इंटू डी का मान कितना है प्रभु, पाई बटा 2। तो 13 में से 1 गया तो कितना बचा प्रभु, 12। ठीक है, पाई बटा 2 प्लस 12 इंटू पाई बटा 2। 2 से 12 कितनी बार कट गया, 6 बार। तो 6 पाई और ये कितना है, आधा पाई, तो कितने हुए 6.5 पाई। कितना हुआ, 6.5 पाई। अब 6.5 पाई मतलब 6.5 पाई को कैसे लिख सकता हूं, या तो ऐसे लिख दो 13 से 1 बटा 2 पाई। अरे ठीक है, या सॉरी 13 क्या, 6 से 1 बटा 2 पाई, 6.5 पाई ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिखो प्रभु, या फिर ऐसे लिखो 13 बटा 2 पाई। अरे ठीक है, अरे 13 बटा 2 मतलब 13 का आधा, 13 का आधा मतलब 6.5। समझ में आया कि नहीं। अरे प्रभु 6 पाई, 2 से 12 कट गया 6 बार, तो 6 इंटू पाई क्या हुआ, 6 पाई, और पाई बटा 2 मतलब आधा पाई, तो आधा पाई और 6 पाई कितना हुआ, 6.5 पाई। 6.5 पाई मतलब 13 बटा 2। सवाल समझ में आया। तो अपने पास आ गया है, अपने पास आ गई है 13वीं लंबाई, यानी यहां पर पहला अर्धवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त, चौथा अर्धवृत्त, ऐसे करके कितने अर्धवृत्त बनेंगे प्रभु, 13। तो जो 13वां अर्धवृत्त बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी, 13 पाई बटा 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां तक लिख लो, आगे सवाल करते हैं फिर। हाँ तो प्रभु लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, ध्यान से सुनो, मैं क्या करने वाला हूं। पहला जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई निकाल ली, दूसरे की लंबाई निकाल ली, तीसरे की लंबाई निकाल, तो इनकी लंबाइयों में देखो सेम अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, आधे पाई का अंतर आ रहा है। तो क्या एक एपी बनती हुई दिख रही है, इनकी लंबाइयों की एपी बनती हुई दिख रही है। जब मुझे लंबाइयों की एपी बनती हुई दिखी तो मैंने 13वें अर्धवृत्त की भी क्या निकाल ली, लंबाई निकाल ली, उसी का उपयोग कर करके। समझ आई। पहला पद था कुल पद यानी 13, तो 13वां पद एन का मान कितना रखा, 13। अंतर सेम आता जा रहा था, अंतर की डी की जगह पाई बटा 2 रख दिया, तो मैंने 13वें अर्धवृत्त की क्या निकाल ली, लंबाई। आप कहोगे 13वें अर्धवृत्त की लंबाई क्यों निकाली, देखो उससे क्या होगा, सूत्र मान रखूंगा तो आंसर ज्यादा आसानी से आ जाएगा। अपने पास एक सूत्र है, ऐसे बताता हूँ क्या करूंगा मैं। देखो इधर 13वें अर्धवृत्त की लंबाई पता है आपको, पहले अर्धवृत्त की लंबाई पता है, और कुल पद कितने हैं प्रभु, 13, कुल अर्धवृत्त कितने हैं, 13। तो देखो अपने पास एक सूत्र है, देखो अपने पास एक सूत्र है, देखो इधर, चूंकि एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, अरे है ना, तो हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है। एस 13, एन की जगह कितना रखो, 13, ए की जगह पाई बटा 2 प्लस ए एन यानी 13वां पद, एन की जगह 13, तो यहाँ भी 13 सोच के देखो, ए 13 हमने निकाला, कितना आया, 13 पाई बटा 2, कितना आया, 13 पाई बटा 2, 13 पाई बटा 2 मतलब 6.5 और आधा पाई, 6.5 पाई और आधा पाई 7 पाई, तो 13 बटा 2 इंटू 7 पाई। अब पाई का मान आपको पता है, किताब वाला कह रहा है कि पाई की जगह क्या रखो, 22 बटा 7, तो पाई की जगह 22 बटा 7 रख दूं, ठीक है। तो 13 बटा 2 इंटू 7 इंटू 22 बटा 7, चूंकि पाई बराबर क्या होता है, 22 बटा 7, इसलिए लिखा है, चूंकि करके कारण लिखना होगा आपको। अरे ठीक है, अब देखो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 2 से 22 कितनी बार कटा, 11 बार, 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा प्रभु, 143। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी 13 ही अर्धवृत्तों की लंबाई। तो यहाँ लास्ट में एक लाइन लिखनी है, अतः सभी 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, अतः सभी 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कितनी आ जाएगी प्रभु, 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या सवाल, अरे पूरा सवाल समझ में आया तो लिख लो। हाँ प्रभु लिख लिया होगा आप लोगों ने।
अरे लिख लिया क्या? लिख लिया हो तो अगला सवाल भी देख लिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। पढ़ लिया होगा? ठीक है। हाँ प्रभु। देखो अगला सवाल क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो। अगला सवाल कहना चाहता है कि प्रभु 200 लकड़ियां है आपके पास। अरे ठीक है, 200 क्या है? लकड़ियां। ठीक है, अब उन लकड़ियों को जमाना है। और जमाना कैसे है? जो नीचे ही नीचे है वो कितनी लकड़ियां जमानी है? 20। कितनी जमानी है? 20। फिर उनके ऊपर कितनी लकड़ियां जमानी है? 19। फिर 18, फिर 17, ऐसे जमाते जानी है। वो कह रहा है कि जो आखिरी पंक्ति होगी 200 लकड़ियां जमाने में, जो आखिरी पंक्ति होगी उसमें कितनी लकड़ियां जमेगी। अरे समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या है ये समझ में आया? अरे प्रश्न क्या है समझ में? भाई कुल मिला के वो कह रहा है आपके पास 200 लठ है। कितने लठ है? 200। नीचे नीचे कितने लठ जमाने हैं? 20। फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17, ऐसे करके 200 लठ को जमाना है। तो आखिरी पंक्ति में कितने लठ जमेंगे? पहली पंक्ति में कितने हो गए? 20। दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18। तो जो ऊपर पंक्ति बनेगी जहाँ 200 लठ खत्म हो जाएंगे, वो पंक्ति में लठ कितने होंगे? समझ में आया? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आ गया? ठीक है, फिर हम संभाल लेंगे। देखो इधर सवाल समझना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी कैसे होगा क्या होगा ये मैं देख लूंगा। इधर देखो प्रभु, सवाल नंबर कौन सा है प्रभु? 19। सवाल नंबर कौन सा है? 19। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न अनुसार प्रथम पंक्ति में लठ, यही है, यही शब्द प्रयोग किया गया है, ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है? लठों। तो ठीक है, पंक्ति में लठों की संख्या कितनी है प्रभु? 20। अरे 20, टोटल 200 है। पहली पंक्ति में नीचे जमा रहे तो कितनी है? 20। द्वितीय पंक्ति में कितनी है प्रभु? 19। तो प्रभु तृतीय में कितनी है? 18। तो अंतर कितने का आ रहा है? एक का। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो यहाँ प्रथम पंक्ति में 20 है, तो इसको A1 मान लूँ क्या? इसको A1 मान लूँ। A1 बराबर कितना हो गया? 20। A2 क्या हो गया प्रभु? 19। A3 क्या हो गया प्रभु? 18। अब अंतर देखे तो पहला अंतर देखो, तो अंतर क्या आएगा? A2 माइनस A1। दूसरे पद में से क्या घटाओ? पहला पद, यानी 19 में से क्या घटाओ? 20। तो कितने का अंतर आ रहा है प्रभु? -1। अरे ठीक है कि नहीं समझ में आया? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आया? देखो इसको उस हिसाब से भी देख सकते हो, एक बढ़ता हुआ भी देख सकते हो आप। भले इसको ऐसे सोच सकते हो आप कि प्रभु ऊपर से अगर आप देखो काउंट करते हो आओगे तो ऊपर से एक बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, या नीचे से एक ऊपर से घटता हुआ, नीचे से घटता हुआ देखा जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, एक ही तरह, कोई दिक्कत नहीं। चलो -1 कर देते हैं। ध्यान से सुनो, अंतर कितने का आ रहा है? -1 का। अरे सवाल समझ में आया यहाँ तक? अब देखो ये इन दोनों में भी कितने का अंतर है? -1 का दिखेगा। A3 में से क्या घटा दो? A2। तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 19, यानी कि -1। अंतर कितने का आ रहा है? -1 का अंतर आ रहा है। दिख रहा है यहाँ तक साफ? अब देखो हमसे कुल मिला के कहानी ये है कि पहली पंक्ति बन गई, दूसरी पंक्ति बन गई, तीसरी पंक्ति बन गई। तो कुल कितनी पंक्तियां बनेगी हमें ये पता करना होगा। कुल कितनी पंक्तियां बनेगी और जो आखिरी पंक्ति बनेगी उसमें लठ कितने हैं हमें पता करना है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो अपने पास A है, अपने पास D है, अपने पास SN भी है। कुल मिला के कितने लठ है? 200। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुल लठों की संख्या यानी कि SN सभी पदों का योग है। कितना है प्रभु? 200। सवाल समझ में आया यहाँ तक? अब देखो अपने पास एक सूत्र है, SN मिल गया, D है, A है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं। SN वाला एक सूत्र है अपने पास, SN वाला ये सूत्र है। क्योंकि SN बराबर क्या होता है प्रभु? n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। अपने पास D है, अपने पास SN का मान है, अपने पास A का मान है, SN का मान है, A का मान है, D का मान है, तो बच्चा कौन? केवल n। तो बस n रहने देंगे, आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो देखो SN का मान प्रभु 200, n का मान नहीं पता तो रहने दो। A का मान पहला पद कितना है प्रभु अपना? 20 प्लस n का मान कितना है प्रभु अपने? n ऐसा का ऐसा,
b का मान क्या है प्रभु? माइनस का 1। अरे समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो n/2, ये यहाँ देखो, ये 2 यहाँ भाग में है क्या? भले वह बाद में काट पर नहीं कटेगा उधर। एक काम करते हैं, 2 भाग में है ना, तो गुणे में भेज देते हैं। 2 भाग में तो कहाँ भेज देते हैं? गुणे में। या n रहने देते हैं, केवल क्या रहने देते हैं? n। 2 यहाँ कहाँ है? भाग में। क्यों कटेगा नहीं? क्योंकि n वगैरह आएंगे, नहीं कटेगा। समझ में आई कि नहीं है? अब यहाँ देखो, 2 भाग में इधर भेजा तो गुणे में, तो 200 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा प्रभु? 400। कितना हो जाएगा? 400। चलो यहाँ देखते हैं अभी। 2 इंटू 20 कितना हुआ? 40 प्लस n इंटू -1 क्या हुआ? -n, और -1 इंटू -1 प्लस 1। अरे समझ में आया? 2 इंटू 200 तो कितना हो गया? 400। अब यहाँ देखो 1 और 40, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 41। कितने हो जाएगा? 41। तो प्रभु क्या होगा? 40 क्या, -n प्लस 41, और यहाँ क्या बचा हुआ? n अंदर जाएगा तो क्या होगा प्रभु? n इंटू n क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। और n इंटू 41 होगा तो क्या होगा? प्लस 41n। अरे चिपक जाएगा ना सीधा। इधर क्या है प्रभु? ये 400। अरे ठीक है, अब यहाँ देखो, एक काम करता हूँ, इन सबको एक साइड इधर ले आता हूँ, सबको इधर ले आता हूँ, तो ये n स्क्वायर इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो ये n स्क्वायर, ये 41 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो -41n, और ये 400 इधर है ही है प्लस का। अरे ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मैंने गुणनखंड विधि बताई हुई है आप लोगों को। क्या मैंने आपको गुणनखंड विधि पहले बताई थी? हम क्या करेंगे, जो n स्क्वायर जो भी पद है, x होता है, n है, कुछ भी होता है, बोले t हो कुछ भी हो, यो भी 2 घात वाली जो भी आपका अचर है, उसके साथ कौन गुणांक में कौन है? उसके गुणांक में कौन है? तो उसके गुणांक में कौन है यहाँ पर? 1 का गुणा किससे करो? 400 से। अब 400 आ गया है, कितना आ गया है? 400। अभी 400 का ऐसी 2 संख्या है, बताओ जिनका गुणा करने पे तो 400 आ जाए, जिनका गुणा करने पे तो क्या आ जाए? 400। ऐसी 2 संख्या है, बताओ जिनका गुणा करने पे तो क्या आ जाए? 400, और जोड़ बाकी करने पे क्या आ जाए? 41। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? गुणनखंड विधि हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर कर रहा हूं भाई। 1 कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अगर यहाँ 2 होता तो 2 इंटू 400 कितना आता? 800। फिर सोचता कि ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे तो 800 आ जाए और जोड़ बाकी करने पे कितना आ जाए? 41। समझ में आया? तो क्या होगा प्रभु? ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे तो 400 आ जाए और जोड़ बाकी करने पर 41 आ जाए। 41 चाहिए हमें जोड़ बाकी करने पर। तो किसी ने बोला अभी 400 इंटू 1, अरे 400 इंटू 1 400 आ जाएगा, पर इनमें जोड़ बाकी या तो जोड़ो या घटाओ, ठीक है? तो दोनों को जोड़ने पे तो 401 आ रहा है और घटाने पे 399 आ रहा है। अरे समझ में आया? तो ऐसे नहीं प्रभु, 2 ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे 400 आ जाए, जोड़ बाकी करने पे 41 आ जाए। अगर ऐसे सीधा सीधा नहीं दिख रहा है तो मैंने एक बात कही थी, आप लोग गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? गुणनखंड। तो प्रभु गुणनखंड कर लेते हैं, काम करते हैं, 400 का गुणनखंड करता हूं। तो 400 गुणनखंड 2 कितना आया? 200, फिर 2 कितना आया? 100, फिर 2 कितना आया? 50, फिर 2 से तो कितना आया? 25, फिर 5 से तो कितना आया? 5, फिर 5 से तो कितना आया? 1। अब इनमें जोड़े बना लो। एक काम करता हूं, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, इधर तो 8 रहने देता हूं, इधर इन तीनों को देखता हूं। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50, 50 और 8 में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, जोड़ बाकी करने पे 41 तो नहीं आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? एक काम करता हूं और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं। 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 दूनी 16, 16, 5 इंटू 5 25। तो 16 और 25 से कुछ हो सकता है क्या? देखो 16 और 25, 16 भी माइनस का और अगर 25 भी माइनस का करूं तो क्या माइनस का 41 आ सकता है? अरे आ जाएगा ना। तो मैंने आपको 1000 बार बोला है कि अगर आप सीधा नहीं सोच पा रहे हो तो क्या कर लो? गुणनखंड। समझ में आई कि नहीं आई? कि नहीं आई? इसी वजह से तो इस विधि को गुणनखंड विधि कहते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है प्रभु, देखो आगे। तो कुछ नहीं करना है, वो सब रब काम है। रब काम हो गया। अपने पास 2 ऐसी संख्या आ गई जिनका गुणा करने पे तो क्या आ रहा है? 400 और जोड़ बाकी करने पे क्या आ रहा है? 41। वो दोनों संख्या 16 और 25। अब 16 और 25 को एडजस्ट करना है।
तो 41 माइनस का चाहिए, तो 16 भी माइनस का करो और 25 भी माइनस का करो, तो ही -41 आएगा। नहीं समझ में आया? तो क्या करना है प्रभु, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया। इसके बाद तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसके बाद क्या ले लेंगे, कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, n, और इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 25। पता ही है आप लोगों को, इन दोनों में n कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, n। तो बाकी का सवाल यहां कर देता हूं। अरे ठीक है, बाकी का सवाल यहां कर दूं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, n। क्या कॉमन है, n। तो यहां से क्या बचेगा, n कॉमन ले लिया था, यहां से क्या बचेगा, केवल n, और यहाँ माइनस का माइनस, और यहां से n तो कॉमन है, तो क्या बचेगा, 16। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। यहां पर देखो, ये माइनस ऐसा कैसा लिख देता हूं, ये माइनस ऐसा का ऐसा। इन दोनों में क्या कॉमन है प्रभु, 25। 25 का भाग 400 में 16 बार जाएगा। ये बात कहानी पहले बोल चुका हूं मैं कि अगर 16 इंटू 25 400 आ रहा है, तो 16 का भाग 400 में दोगे तो 25 आएगा, और 25 का भाग 400 में दोगे तो 16 आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 25 दोनों में कॉमन है, तो 25 मैंने क्या ले लिया है, कॉमन। 25 का भाग 25 में दिया तो 1 बचा, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, सीधा क्या बचेंगे, n। अरे समझ में आया? सीधा क्या लिख देंगे, n। और माइनस 25 का भाग 400 में दिया तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, और 25 का भाग 400 में कितना आया, 16 बराबर 0। इस माइनस के इधर और इस माइनस के इधर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, n माइनस 16। क्या कॉमन दिख रहा है, n माइनस 16। n माइनस 16 लिख दो कॉमन। अरे ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, n, उधर से क्या बचेगा, 25 माइनस 25 बराबर 0। अब दो पदों का गुणा 0 कब होगा, या तो ये 0 या वो 0। कहानी समझा चुका हूं बहुत सी बार। तो एक काम करो, यहां तक लिख लो, उसके बाद आगे करते हैं सवाल को। हाँ प्रभु, लिख लिया होगा आप लोगों ने यहां तक। देखो आगे, देखो सवाल को। भाई हम इस प्रकार के सवाल पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। देखो प्रभु, ध्यान से सुनो। अब हमें पता है कि दो पदों का गुणा तभी 0 आ सकता है जब कोई ना कोई एक पद क्या हो, 0। अर्थात n माइनस 16 बराबर 0, या फिर n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर माइनस का 16 उधर गया तो माइनस का 16 उधर गया तो प्लस का, और माइनस का 25 उधर गया तो प्लस का, तो n बराबर 25। तो n के दो मान आ रहे हैं, दोनों ही दशमलव में नहीं है और दोनों ही माइनस में नहीं है, तो दोनों ही सही हो सकते हैं। अरे समझ में आई कि नहीं? तो अब ये कह रहा है कि कुल मिला के पहले में 20 लकड़ियां, दूसरे में 19, पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18। तो ऐसी कितनी पंक्तियां बन सकती, 16 भी बन सकती है और 25 भी। तो एक काम करते हैं, 25वीं पंक्ति में कितनी लकड़ियां पता कर लेते हैं। अगर 25 पंक्तियां बनी है तो 25वीं पंक्ति में कितनी लकड़ियां, आखिरी पंक्ति में कितनी लकड़ियां, यही तो हमारा सवाल था। तो देखते हैं 25वीं पंक्ति में कितनी लकड़ियां। चूंकि स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति देखते हैं। अगर 25 पंक्तियां बन रही है तो ठीक है, पहली स्थिति में n बराबर कितना रखूंगा, 25। तो 25वीं पंक्ति में कितनी लकड़ियां, यही चेक करना है, यानी a25, अरे a25, a1 20, a2 19, अरे 20 लकड़ियां, 19 लकड़ियां, तो 25वीं पंक्ति में कितनी लकड़ियां, a25 मतलब कितनी लकड़ियां आ जाएगी। अरे समझ में आया? तो an बराबर क्या होता है प्रभु, an बराबर a प्लस, यहाँ सूत्र लिख देता हूं, पर रहने दो, सूत्र तो याद है ना वैसे। अब तो a का मान कितना है प्रभु, 20, प्लस n का मान 25, माइनस 1 इंटू डी का मान -1। अरे ठीक है, तो 20 प्लस ये गया तो 24 इंटू -1 क्या हुआ, -24, क्या होगा, -24। 20 में से 24 गया तो माइनस का 4। ये कह रहा है कि 25 पंक्तियां बन रही है और 25वीं पंक्ति में -4 लकड़ियां रखी हुई है। क्या -4 लकड़ियां रख सकते हैं कोई? रखेंगे तो 1 या 2, या फिर नहीं रखेंगे। अगर नहीं रखी तो पंक्ति नहीं बनी। ये तो -4 की बात कर रहा है। क्या 25 पंक्तियां संभव है? नहीं। समझ में आया क्या? -4 किसी पंक्ति में -4 लकड़ियां रख सकते हैं क्या? अतः यह संभव नहीं है। अतः यह संभव नहीं है। अरे ठीक है, तो n बराबर अब क्या रखते हैं, 16। पता करते हैं वो भी संभव है कि नहीं। अरे ठीक है,
स्थिति 2, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, 2 स्थितियां बन गई। अगर n का मान कहीं एक भी माइनस में आता है, पॉइंटों में आ जाता, तो हमारा सवाल वहीं खत्म हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? पर अपने पास तो दोनों ही प्लस में आए, n के मान, पदों की संख्या दोनों ही प्लस में आई और दोनों ही दशमलव में भी नहीं आई, पूर्ण संख्या आई। समझ में आई कि नहीं आई? तो इसीलिए दोनों स्थितियां चेक करनी पड़ रही है। A16 याद करता हूं कि 16वीं पंक्ति में कितनी लकड़ियां, तो 20 + 16 - 1 इंटू -1, तो 15 माइनस सॉरी 15 इंटू -1 क्या होगा, -15, तो 20 - 15 कितना आया, 5। तो कुल मिला कहानी ये है कि 16 पंक्तियां बनेगी। कितनी पंक्तियां बनेगी, 16, 20 लकड़ियां, 19 लकड़ियां, 18 लकड़ियां, 17 लकड़ियां, ऐसे रखते रखते पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी, 16, और 16वीं पंक्ति में कितनी लकड़ियां रखी जाएगी, 5। सवाल समझ में आ गया? पूरा सवाल समझ में आ गया? तो सीधा लिख देता हूं, अतः लठों को 200 लठों को, अतः 200 लठों को रखने के लिए 16 पंक्तियां बनेगी तथा अंतिम पंक्ति में 5 कितने, 5 लठ होंगे। लठों को रखा जाएगा। लिख लोगे क्या? अरे लिख लोगे। मैंने इसको थोड़ा 3-4 लाइन में, आप तो जितनी व्यवस्थित लाइनों में लिखना, 3-4 लाइन में इसलिए लिखा क्योंकि उधर लिखूंगा तो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। अरे ठीक है, अरे समझ में आया? तो आप यहाँ तक लिख लो और ये लास्ट में लाइन लिख लेना, ठीक है? चलो। हाँ प्रभु, लिख लिया होगा? लिखने के साथ साथ अगला सवाल पढ़ भी लिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो एक बार, फिर समझाता हूँ कि सवाल में दिया क्या हुआ है, सवाल क्या कहना चाहता है। देखो, पढ़ लिया होगा अब तो। देखो इधर क्या है, यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बाल्टी, ठीक है। और यहाँ पर एक सीध में आलू रखे हुए हैं 10। 1 आलू, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कितने आलू रखे हुए हैं? 10। अब देखो, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे भागना है, प्रतियोगिता चल रही है, उसे भागना है, आलू को उठाना है और बाल्टी में डालना है। बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर दूर है। कितना मीटर? 5 मीटर। इस दोनों आलू के बीच में दूरी है 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। सब 3 मीटर की दूरी पे है, एक दूसरे से 3। पहला आलू भले कितने दूरी पर है? 5 मीटर। व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर उसे पहला आलू लाना है और उठा के बाल्टी में डालना है तो 5 मीटर जाना होगा और 5 मीटर आना होगा, यानी एक आलू डालने के लिए कितना मीटर? 10 थोड़ा तो अक्ल लगा लो रे। 5 मीटर जा रहा है, 5 मीटर आ रहा है, तो कितना मीटर प्रभु? 10 मीटर। अब उसे दूसरा आलू डालना है तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर कितना मीटर? 8 मीटर। 8 मीटर जाना है और 8 मीटर आना है। बताओ दूसरे आलू के लिए 16 मीटर, तीसरे आलू के लिए 5, 3 और 3 यानी कि 11, और 11 और फिर 11 आना भी है, ऐसा मतलब कि 22 मीटर। अरे चौथे के लिए क्या करना होगा प्रभु? कितना जाना होगा? 14 और 14 आना है, मतलब 28 मीटर। अरे समझ में आया? तो क्या यह भागकर जो आलू उठा के ला रहा है, इस दौरान जो दूरियां तय कर रहा है, इस दूरी में क्या एक समान अंतर आ रहा है? क्या 6-6 मीटर का अंतर आ रहा है? तो क्या एक समांतर श्रेणी बन रही है? क्या समांतर श्रेणी बन रही है? और समांतर श्रेणी में कितने पद बनेंगे? 10, क्योंकि आलू कितने हैं? 10, तो कितने पद बनेंगे? 10। समझ में आया कि नहीं आया? 10 पद बनेंगे। अंतर कितने का आएगा? 6 का। अंतर कितने का आएगा? 6 का। पहला पद क्या आएगा? 10। पहला पद 10 आएगा, अंतर 6 आएगा, कुल पद 10 आएंगे। तो भाई हमें 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना होगा? योग। सभी दूरियां जोड़नी तो है, तो यानी सभी पदों का क्या ज्ञात करना है? योग। यानी S10 क्या ज्ञात करना है? S10 क्या करना है? ज्ञात करना है। अपने पास A है, अपने पास D है, अपने पास N है, तो क्या दिक्कत है? फिर तो याद हो ही जाएगा, सूत्र है अपने पास। अरे समझ में आया? सवाल समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आ गया तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर प्रश्नानुसार प्रतियोगी को प्रथम आलू
को बाल्टी में डालने के लिए, उठा के बाल्टी में डालना है आलू को, ठीक है, के लिए दूरी तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी दूरी हो जाएगी प्रभु? 10 मीटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 5 जाना है 5 आना है, तो 5 × 2 करके 10 मीटर लिख दूं। अरे 5 मीटर जाना है 5 आना है, 5 मीटर के 2 चक्कर, तो 5 × 2 10 मीटर। अरे समझ में आया? इसी प्रकार द्वितीय आलू के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी प्रभु? 5 × अरे यार सीधा लिख देता हूं यार, 10 प्लस अरे 16 लिख दूं क्या सीधा? इतना तो समझ ही जाओगे कि नहीं समझ पा रहे भाई? 5 तो ये 5 तो ये जाना ही है, फिर 3 और आगे जाना है यानी 8। अरे समझ में आया? ऐसा लिख देता हूँ 5 + 3 × 2। अरे ठीक है, 5 तो जाना है बाल्टी से पहले आलू तक 5, फिर 3 और जाना है। अरे समझ में आया? तो 5 + 3 जाना है और 5 + 3 आना है, यानी कि कुल मिला के 8 × 2 16 मीटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार तृतीय आलू के लिए, तृतीय आलू के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी प्रभु उसे? 5 + 3 + 3 × 2, 5 + 3 फिर 3 और फिर 3। अरे समझ में आया? तो 5 + 3 + 3 × 2, जितना जाना है उतना आना भी तो है, यानी कि कितना हुआ प्रभु? 22 मीटर। अरे समझ में आया? तो क्या आपको समान अंतर दिख रहा है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? तो आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरियों की एपी क्या बन जाएगी? एपी 10 16 22 कितने पदों तक? 10 पदों तक, क्योंकि कितने आलू है? 10, तो 10 पदों तक बन गई क्या एपी? अब इस एपी में देखो पहला पद क्या है प्रभु? 10। अंतर कितने का आ रहा है? 6 का। पद कितने हैं प्रभु? 10। अरे समझ में आ रहा है? और आपको 10 पदों तक का क्या याद करना है? योग। कितनी दूरियां पहले, दूसरी, ये सब दूरियां क्या करनी है? जोड़नी है। अब अपने पास सूत्र है, कौन सा सूत्र है? चूंकि Sn बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। अरे ठीक है, कितना ज्ञात? 10 पदों तक, n का मान 10/2, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। 10/2, 2 × a का मान 10 + n का मान 10 - 1 × d का मान 6। सवाल समझ में आ रहा है? कितनी बार कटा? 5 बार। कितना हुआ? 20। कितना हुआ? 9 × 6 54। अरे ठीक है, ये तो कट गया है ना, ठीक है। 54 और ये 74, 74 × 5 20 का 0, 35 और 35 और 2 37। कितनी मीटर दूरी तय करनी होगी उसे? अरे समझ में आया? तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, अतः प्रतियोगी द्वारा सभी आलुओं को दौड़कर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई कुल दूरी बराबर 370 मीटर। लिख दोगे? मात्रक लिखना जरूरी है, मीटर लिखना मत भूल जाना, ठीक है? तो ये प्रश्नावली आपकी क्या हो गई है? खत्म। लिख लो।